Assalamu alaikum. Dear students, as you already know that we have started with a topic that is called as plant physiology. आपको पता है कि हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया है जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी और एक लेक्चर बेटा ऑलरेडी इस पे हुआ है जो कि दो पार्ट्स में हमने कहा. Now in this plant physiology we started with the very important topic that is called as mineral nutrition. मेरे बच्चे कल हमने मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात की तो हमने कहा मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है. आई होप यू गॉट द आइडिया कि प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉप्स है, ये इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत है. वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट सॉइल से लेता है, वाटर से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है. मगर जो एलिमेंट्स या जो न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट सॉइल से लेता है इनका अपटेक, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन इट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन. उसके बाद बेटा हमने एसेंशियल एलिमेंट्स कहे. हमने कहा था 60 एलिमेंट्स आज तक प्लांट्स में देखे गए, उनमें से 17 एलिमेंट्स को कहा गया एसेंशियल एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है मेरे बच्चे? एक क्राइटेरिया दिया गया, criteria for essentiality which was given by Arnon and Stout. So the criteria for essentiality which was given by Arnon and Stout, इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए जो कि ऑलरेडी बेटा आपको पता है. उसके बाद बेटा हमने एसेंशियल एलिमेंट्स के 2 टाइप्स देखे. एक होता है मैक्रो और दूसरे होते हैं बेटा माइक्रो. मैक्रो के 2 टाइप्स हमने बताए. फर्स्ट वन इज प्राइमरी मैक्रो एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. इसमें आता है बेटा NPK दैट मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम. इसमें आता है बेटा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है. नाउ लेट अस डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बेटा यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस किया. अगर किसी को बेटा ये लेक्चर मिस हो गया कल का तो वो यूट्यूब पे बेटा सर्च कर सकता है मिनरल न्यूट्रिशन लेक्चर बाय जुहैब सर, उसको वहाँ पे मिल सकता है तो वो आप इजीली देख सकते हो. नाउ लेट मी डिस्कस हियर. बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मैं आपको थोड़ा सा बताऊं आज के लेक्चर के बारे में. नाउ ये जो कल हमने बात की एक क्राइटेरिया, हाउ दिस क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी इज डन. कैसे देखा जाता है कि एक एलिमेंट एसेंशियल है या नहीं. आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर 2 क्राइटेरिया. कैसे देखा जाता है कि एक एलिमेंट एसेंशियल है या नहीं. मेरे बच्चे 2 टेक्निक्स है. एक टेक्निक जो है इसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स and another technique is called as aeroponics. 2 टेक्निक्स हैं जिससे देखा जा सकता है कि एक एलिमेंट एसेंशियल है या नहीं. The 2 techniques are called as hydroponics and another one it is called as aeroponics. मेरे बच्चे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स में एक चीज़ कॉमन है, ये इनमें प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है बेटा एक सॉइललेस कल्चर में. सॉइललेस कल्चर का मतलब है यूजुअली आप देखते हो कि एक प्लांट जो होता है इसके रूट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन मेरे बच्चे ये जो हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स है ये 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, जिनकी वजह से एक प्लांट को हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो किया जाएगा बेटा. रूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट मींस वाटर में इमर्स्ड होंगे. एरोपोनिक्स में रूट्स आर प्रेजेंट इन द एयर. अजीब सी बात है, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जहां एक प्लांट के रूट सॉल्यूशन में है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में. एरोपोनिक्स जो है एक ऐसा टेक्निक है जहां रूट्स ऑफ द प्लांट इमर्स्ड होते हैं एयर में. मेरे बच्चे मैं आपको दिखाऊं हाइड्रोपोनिक्स. फॉर एग्जांपल ये एक टैंक है. इस टैंक में हमने डाला है बेटा सॉल्यूशन, सिर्फ लिक्विड है इसमें, वाटर अलोंग विद द डिसॉल्व्ड मिनरल्स.
एक प्लांट को इसमें ग्रो किया जाता है, लेकिन इस प्लांट के रूट्स जो है मेरे बच्चे, दीज रूट्स आर इमर्स्ड इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये जो होता है बेटा, हियर इट इज द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। सो दिस कल्चर इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। मेरे बच्चे, हाइड्रोपोनिक्स का सिग्निफिकेंस, एरोपोनिक्स का सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स का जो क्रेडिट है, द क्रेडिट फॉर द हाइड्रोपोनिक्स goes to the Julius von Sachs। एक साइंटिस्ट है बेटा जिसका नाम है जूलियस वॉन सैक्स, इज एक्चुअली अ prominent German botanist। The credit for the soilless culture or hydroponics goes to Julius von Sachs, who is actually a German botanist। 1860 में इसने ये टेक्निक निकाली, जहाँ क्या किया, फर्स्ट टाइम इट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड, आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम इट वाज demonstrated that plants could be grown or attained maturity without the presence of soil in solution culture। So this technique is called as hydroponics। एरोपोनिक्स में क्या किया जाता है, एरोपोनिक्स में क्या है, एक प्लांट जो है, एक प्लांट के रूट्स को एयर में रखा जाता है, और लेकिन साथ ही साथ बेटा इस प्लांट के रूट्स के ऊपर न्यूट्रिएंट्स को कंटिन्यूअसली स्प्रे किया जाता है। एक प्लांट के रूट्स को एयर में रखा जाता है, और न सिर्फ एयर में रखा जाता है मेरे बच्चे, एयर में रूट्स के होने के बावजूद इस प्लांट के ऊपर न्यूट्रिएंट को स्प्रे किया जाता है। So this phenomenon is called as aeroponics। I hope you got the idea कि हाइड्रोपोनिक्स में एक प्लांट को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल, बट रूट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। एरोपोनिक्स में सेम टेक्निक, रूट्स आर ग्रोन attained maturity without the presence of soil, but roots are present in the air, but here roots are continuously being supplied with the nutrients, while in hydroponics there is a nutrient solution। मेरे बच्चे, जो हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स है, आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो टेक्निक्स हैं, एक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स, दूसरी का नाम है एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जो है, ये ऐसी टेक्निक है जिससे क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी को डिस्कस किया जाता है। इन टेक्निक से एक प्लांट के ऊपर कौन सा डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा मेरे बच्चे, वो देख सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू हाउ हाइड्रोपोनिक्स में कैसे क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी को चेक किया जा सकता है। मैं आपको बेटा एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा बेटा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, और इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एक प्लांट है मेरे बच्चे, इस प्लांट के रूट्स हैं। अब ये जो बेटा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, नाउ इट इज ए नो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ये सॉइल तो नहीं होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है। नाउ इन दिस केस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने पोटेशियम को डेफिशिएंट रखा। ना पोटेशियम को डेफिशिएंट रखने का मतलब है कि इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में आपने पोटेशियम को एब्सेंट रखा। मेरे बच्चे, जब पोटेशियम इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एब्सेंट रखा जाएगा तो उसकी वजह से ये प्लांट जब ग्रो करेगा, किसी न किसी जगह कोई ना कोई डेफिशिएंसी सिम्टम इस प्लांट पे आएगा। तो उसकी वजह से क्या पता चलेगा, पोटेशियम की वजह से इस प्लांट में कौन सी डेफिशिएंसी आ गई या कहाँ डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे, नाउ यू नो व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी पोटेशियम, एब्सेंस ऑफ पोटेशियम लीड्स टू। उसके बाद अगर पोटेशियम को ऐड करेंगे बेटा इस सॉल्यूशन में, तो वो वाली डेफिशिएंसी सिम्टम खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। सो मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम एक और चीज डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस सम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। बेटा नीट में यहाँ सवाल पूछा जाता है, आगे भी ये डिस्कस हो जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं?
नाउ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में बहुत ज्यादा होती है, या प्लांट जिनको यूटिलाइज करता है लार्जर क्वांटिटीज में। मेरे बच्चे ऑलरेडी आपको पता है इन एलिमेंट्स को एक प्लांट जो है वो यूटिलाइज करता है या एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जो कि एक प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब ये जो आयन हो सकता है, इट कैन बी कैटायन और इट कैन बी एनायन। मेरे बच्चे नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी कैटायन और इट कैन बी एनायन। अब याद रखना बेटा, कैल्शियम एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कैटायनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। मैग्नीशियम एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कैटायनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। पोटेशियम जो है एक ऐसा है जो कैटायनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। जब एनायनिक नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन को मैं सर्कल में रखूंगा। देयर इज अ रीजन व्हाई नाइट्रोजन इज केप्ट इन सर्कल। नाउ नाइट्रोजन इज आल्सो एब्जॉर्ब्ड इन कैटायनिक फॉर्म। इसके बाद बेटा फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड इन एनायनिक फॉर्म। इसके बाद बेटा सल्फर, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन एनायनिक फॉर्म। But here nitrogen is again absorbed in both the cationic as well as the anionic form. नाइट्रोजन को कैटायनिक फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाता है, एनायनिक फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाता है। सो ये बात आ गई मेरे बच्चे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है कैटायनिक फॉर्म में। फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है एनायनिक फॉर्म में। इसके बाद बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस। Now they can be absorbed in the form of cations, they can be absorbed in the form of anions. मेरे बच्चे ये कैटायनिक फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकती है, एनायनिक फॉर्म में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। कैटायनिक फॉर्म में कॉपर इज एब्जॉर्ब्ड इन द कैटायनिक फॉर्म, आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन द कैटायनिक फॉर्म, manganese is absorbed in the cationic form, nickel is absorbed in the cationic form, zinc is absorbed in the cationic form. उसके बाद बेटा एनायनिक फॉर्म में बोरॉन, क्लोरीन या क्लोराइड, मोलिब्डेनम, these three are absorbed in the anionic form. I repeat dear students, cationic form में कॉपर, आयरन, मैग्नीज, निकल, जिंक। एनायनिक फॉर्म में बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम। नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर पॉइंट। इसके बाद बेटा एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं। नाउ लेट्स डिस्कस द वन मोर important point. Let us discuss the classification. Let us discuss the classification of these essential elements. लेकिन for any system of classification there should be some criteria. मेरे बच्चे आपके क्लास में क्लासिफिकेशन है, आपको पता है बेटा क्लास we have class 11th, we have class 12th, then we have medical, then we have non medical. That means जब क्लासेस को क्लासिफाई करना होता है उस टाइम क्राइटेरिया क्लास लिया जाता है, सब्जेक्ट लिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं बेटा, we are going to discuss the classification of essential elements. और essential elements की ये वाली क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? The classification is based on the basis of the classification is on the basis of biochemical role. The classification is on the basis of biochemical role. This is a very important point, on the basis of biochemical roles. मेरे बच्चे याद रखना, बायोकेमिकल रोल के हिसाब से इन एलिमेंट्स को, एसेंशियल एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुप्स में। I repeat dear students, on the basis of the
biochemical role, the essential elements have been classified into 4 groups. मेरे बच्चे फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, the first group belongs to the organic compounds. That means there are some essential elements which are present in the organic compounds like carbohydrates, proteins, fats. और इसमें है बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर. आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंपाउंड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उसके बाद बेटा दूसरा वाला जो है द सेकेंड वो वाला ग्रुप है जो सेकेंड वो वाला ग्रुप है जो काम आते हैं बेटा एनर्जी स्टोरेज, which are involved in the energy storage and structural integrity. Energy storage and structural integrity. कौन से elements, can you guess some elements, कौन से elements energy storage और structural integrity में आते हैं मेरे बच्चे? It is the phosphorus and boron. Phosphorus and boron are 2 elements which are involved in energy storage and structural integrity. उसके बाद मेरे बच्चे there are some elements which are present as free ions. There are some elements which are present as free ions or they are bound to some another compounds or they are involved in the maintenance of osmotic pressure. अभी ऑस्मोटिक प्रेशर हमने नहीं पढ़ा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ टर्म हमने इस्तेमाल की, ऑस्मोटिक प्रेशर. और दे कैन बी यूज्ड एज कोफैक्टर. अगर एंजाइम्स पढ़ा है तो कोफैक्टर आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा कोफैक्टर क्या होता है. नाउ थर्ड कैटेगरी, ईदर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज फ्री आयंस or they are bound to some compounds, they are involved in maintenance of osmotic pressure, they are involved as cofactor. Now कौन से elements ऐसे बेटा? It is potassium, calcium, magnesium, potassium, calcium, magnesium, chlorine, manganese. These are 5 elements which are involved in either they are present as free ions or they are present bound to some compound or they are involved as cofactor or they are involved as osmotic pressure. मेरे बच्चे पोटेशियम के बारे में याद रखना, पोटेशियम जो है इट इज द हाईली मोबाइल एलिमेंट. पोटेशियम जो है सबसे मोबाइल एलिमेंट प्लांट में है, दैट इज पोटेशियम. अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के टाइम बताऊंगा कोफैक्टर क्या होता है. अगर आपने नहीं पढ़ा है, एंजाइम्स के रिलेटेड आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चे. कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें समटाइम्स नॉन प्रोटीनियस पार्ट उनके फंक्शन के लिए जरूरी होता है. दैट नॉन प्रोटीनियस पार्ट कैन बी एनी एलिमेंट और आयन. दैट एलिमेंट और आयन इज कॉल्ड एज कोफैक्टर. आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, एक एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है. एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन्स but there are some enzymes which require a non-proteinous part, so that non-proteinous part is called as cofactor. ये तो बेटा 3 ग्रुप्स हो गए. चौथा ग्रुप जो है, the fourth group I will write here, some are involved in redox reactions. मेरे बच्चे केमिस्ट्री आपको मुझसे ज्यादा आती है. Now you know oxidation come reduction reactions, they are collectively redox reactions, they are collectively called redox reactions. Now आयरन की अगर हम बात करेंगे, जिंक की अगर हम बात करेंगे, कॉपर की अगर हम बात करेंगे, मोलिब्डेनम की अगर हम बात करेंगे, these are 4 different elements which are involved in redox reactions. These are 4 different elements which are involved in redox reaction. In fact, nickel can also be added. These are 4 different elements which are involved in redox reactions. तो मेरे बच्चे
ये क्लासिफिकेशन में एक और क्लासिफिकेशन है, अगर टाइम मिला तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. नाउ on the basis of this classification is on the basis of biochemical rule. मेरे बच्चे यहाँ हम बता सकते हैं, एक ग्रुप ऐसा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के काम आता है. दूसरा ग्रुप वो है जो एनर्जी स्टोरेज या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में काम आता है. उसके बाद बेटा एक ग्रुप ऐसा है जो फ्री आयंस में प्रेजेंट होते हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर में काम आते हैं, कोफैक्टर में काम आते हैं. और एक ग्रुप ऐसा है जो प्रेजेंट होते हैं, जो काम आते हैं इन द रेडॉक्स रिएक्शंस. So these are four different categories. ये classification है. Now let us discuss now the another segment. मेरे बच्चे थोड़ा सा आगे चलते हैं. कोफैक्टर बेटा मैंने आपको बताया, कोफैक्टर आप बता रहे हो, कोफैक्टर रिपीट कीजिए. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, इतना आपको पता है, लेकिन एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट जरूरी होता है. That non-proteinous part is called as cofactor. ठीक है, वो एक एलिमेंट हो सकता है, आयन हो सकता है, that is called cofactor. इसके बाद बेटा now let us discuss the role of essential elements. ठीक है, now let us discuss the role of essential elements. मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, जब रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, you know that they are directly or indirectly involved in metabolism. In metabolism. In fact, whole plant growth, सारी plant growth जो है बेटा वो wholly and solely depend है on the basis of the essential element. अब बेटा क्या हो जाएगा अगर कोई भी essential element की inadequate supply, either there is inadequate supply or in some cases if the essential element is absent. मेरे बच्चे यहाँ concentrate करना. If there is an inadequate supply of essential element, inadequate supply का मतलब है essential element की concentration कम है, या essential element है तो उतनी ज़्यादा concentration में नहीं है, उसको inadequate supply कहा जाता है. या अगर एक essential element absent है, so इसका result क्या होगा मेरे बच्चे? If there is inadequate supply of an essential element, it ultimately leads to the nutritional disorder. It ultimately leads to the nutritional disorder, or we can say retarded growth. मेरे बच्चे एक एसेंशियल एलिमेंट का इनएडिक्वेट सप्लाई में होना, इट लीड्स टू द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर और इट लीड्स टू द रिटार्डेड ग्रोथ. ठीक है, कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जो है आपको पता है तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म में. अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक प्लांट में कम है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? उसकी वजह से एक प्लांट में न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होगा, उसकी वजह से एक प्लांट में रिटार्डेड ग्रोथ होगी. लो बेटा एक टर्म मैं आपको बताऊंगा, एक कॉन्सेंट्रेशन है, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. I repeat, dear students, there is a concentration. That concentration is called as critical concentration. Now, critical concentration क्या होता है बेटा? The critical concentration of an essential element is the concentration below which the plant growth is retarded. मेरे बच्चे critical concentration एक ऐसी concentration है अगर एक एलिमेंट की concentration इस concentration से नीचे जाएगी तो प्लांट में क्या हो जाएगा? प्लांट ग्रोथ विल बी रिटार्डेड एंड देयर विल बी ए न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. लेकिन कोई भी एलिमेंट अगर इस कॉन्सेंट्रेशन के अबव प्रेजेंट है तो बेटा एक प्लांट में न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, रिटार्डेड ग्रोथ नहीं हो जाएगा. सो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एक खास कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज अ स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड. मेरे बच्चे एक एलिमेंट को डेफिशिएंट तब कहा जाएगा, आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट को डेफिशिएंट तब कहा जाएगा जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन
क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होगी, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होगी। सो मैं आई विल राइट हियर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन, आप साथ साथ लिखो बेटा, द कॉन्सेंट्रेशन of essential element, the concentration of essential element in tissue, the concentration of essential element in tissue below which below which below which plant growth below which plant growth is retarded। अगर एक प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो गई, इसकी ग्रोथ बेटा रिटार्ड हो गई, और मैं बताऊं बेटा इसका यील्ड कम हो गया, इसका यील्ड डिक्रीज हो गया, we can say that this concentration is called critical concentration। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, आई रिपीट, एक एलिमेंट को तब डेफिशिएंट कहा जाएगा जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होगी। So I will write here an element is said to be deficient. An element is said to be deficient। एक एलिमेंट को तब डेफिशिएंट कहा जाएगा, an element is said to be deficient when it is present below critical concentration। मेरे बच्चे किताब से ये चीज आपको नहीं मिलेगा, दैट इज द रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट हियर। एक एलिमेंट को तब कहा जाएगा डेफिशिएंट जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होगी। ठीक है बेटा, सो आई विल इरेज इट। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन आपको समझ आया, वो कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। एक एलिमेंट को तब कहा जाएगा डेफिशिएंट जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होगी। मेरे बच्चे अब आप समझो 2 मिनट के लिए, कोई भी एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट का मतलब है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, उससे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हर किसी एलिमेंट, ईच एलिमेंट, कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट हैज अ पर्टिकुलर रोल, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रोल है। और जब बेटा एक एलिमेंट डेफिशिएंट होगा तो उसकी वजह से एक प्लांट पे स्टार्ट होते हैं आना मॉर्फोलॉजिकल चेंज, एक प्लांट पे अपीयर हो जाएंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंज। ए प्लांट शोज मॉर्फोलॉजिकल चेंज एंड दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंज are signs of deficiency symptoms। I repeat dear students, कितना आसान हमने इसको बनाया। जब एक प्लांट में कोई भी एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हर किसी एलिमेंट का कोई ना कोई रोल होता है। जब कोई एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाएगा, प्लांट्स में स्टार्ट हो जाएंगी मॉर्फोलॉजिकल चेंज, and the morphological change will start appearing in the form of deficiency symptoms। The morphological change will start appearing in the form of deficiency symptoms। एक प्लांट पे morphological change आ जाएगी in the form of deficiency symptoms। And always remember my dear students, these deficiency symptoms appear from plant to plant, and they vary from plant to plant। I will write here, these deficiency symptoms vary from plant to plant, and they vary from element to element, because हर किसी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर रोल है। नाउ किसी एलिमेंट से मेरे बच्चे एक डेफिशिएंसी सिम्टम होता है, किसी दूसरे एलिमेंट से दूसरा डेफिशिएंसी सिम्टम होता है। सो डेफिशिएंसी सिम्टम vary from plant to plant, deficiency symptom vary from element to element। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, अगर एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मेरे बच्चे डेफिशिएंट है, अगर हमने उस एलिमेंट को प्रोवाइड किया सॉइल में,
if that nutrient, if that element is provided to the plant at a particular place of time, so deficiency symptom क्या हो जाएगा, deficiency symptom उससे दूर हो जाएगा. that means वो plant फिर से normal हो सकता है अगर appropriate time पे उस mineral nutrient को या इस element को provide किया जाएगा. So let us discuss some deficiency symptoms. Let us discuss some deficiency symptoms. मेरे बच्चे जब deficiency symptoms की बात करेंगे, कौन कौन सी usual deficiency symptom आते हैं? The most common is chlorosis. मेरे बच्चे deficiency symptoms को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि most of the time deficiency symptom leaf पे आ जाता है. I repeat, most of the time deficiency symptom जो है वो leaf पे आ जाता है. So one of the deficiency symptom is chlorosis. The second type of deficiency symptom is called necrosis. The third type of deficiency symptom is premature leaf fall. Premature leaf fall. Premature leaf fall. इसके बाद बेटा उसके बाद premature bud fall. 4 हो गए बेटा. उसके बाद एक और डेफिशिएंसी सिम्टम इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. सबको मैं बताऊंगा क्या होता है. नाउ द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्लोरोसिस. मेरे बच्चे क्लोरोसिस का मतलब है लॉस ऑफ क्लोरोफिल. आपको पता है, आपने देखा होगा कि एक कोई भी ऐसा लीफ जिसमें ग्रीन स्पॉट्स आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, उसमें ऐसा होता है कि क्लोरोफिल लॉस हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस. नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस का मतलब है टिश्यू डेथ. वहां क्लोरोसिस में सिर्फ लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है, लेकिन मेरे बच्चे नेक्रोसिस में ऐसा होता है, देयर इज ए टिश्यू डेथ इन केस ऑफ नेक्रोसिस. उसके बाद बेटा प्रीमैच्योर लीफ फॉल. मेरे बच्चे लीफ फॉल जो है ये कॉमन फिनोमेनन है. मेरे बच्चे लीफ फॉल जो है ये कॉमन फिनोमेनन है. एब्सिशन ऑफ लीव्स इज ए कॉमन फिनोमेनन, लेकिन एक लीफ का टाइम से पहले गिर जाना, दैट इज अ प्रॉब्लम. दैट इज कॉल्ड एज प्रीमैच्योर लीफ फॉल. इसके बाद बेटा प्रीमैच्योर बड फॉल. बड आपको पता है कंडेंसेड शूट होता है, इससे एक ब्रांच निकलता है, फ्लावर भी निकल सकता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, as far as this premature bud fall is concerned, premature bud fall का मतलब है बर्ड्स का गिर जाना. उसके बाद बेटा inhibition of cell division. Cell division is the common phenomenon. Inhibition means stoppage. अगर cell division stop हो जाएगा, that is also a deficiency symptom. तो ये तो मैंने आपको बताए. Now let us discuss the one more thing, that is wilting. एक और deficiency symptom की बात करेंगे, that is called as wilting. Wilting का मतलब है loss of turgor pressure. विल्टिंग का मतलब है लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर. मेरे बच्चे टर्गर प्रेशर का लॉस होना, दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग. टर्गर प्रेशर लॉस होना आपको पता है, एक सेल से, एक प्लांट से अगर पानी निकल जाता है सो उस प्लांट में विल्टिंग आ जाती है. दैट विल्टिंग इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर. एक और डेफिशिएंसी सिम्टम है बेटा जिसका नाम है डाईबैक. मेरे बच्चे डाईबैक जो है, डाईबैक का मतलब है किलिंग ऑफ रूट एपेक्स. रूट एपेक्स जो होता है, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ डाईबैक इज सिंपली किलिंग ऑफ रूट एपेक्स. इसके बाद एक और डेफिशिएंसी सिम्टम जो है, दैट इज कॉल्ड एज लिटिल लीफ. लिटिल लीफ का मतलब है लीव्स नॉर्मल साइज से छोटे हैं. We called them as smaller leaves. इसके बाद बेटा एक और है, that is called abscission. Now abscission of leaves means falling of leaves. Abscission of fruit means falling of fruits. लेकिन मेरे बच्चे abscission एक common phenomenon है, लेकिन टाइम से पहले abscission होना,
that is a problem. So these are all deficiency symptoms. नाउ बेटा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊं आज के लेक्चर के लास्ट वाला टॉपिक आज के लेक्चर का मैं आपको बताऊं कि एक प्लांट में, आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पे आ जाएगा? एक प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पे आ जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द mobility of the element. It depends on the mobility of that essential element. मेरे बच्चे कुछ एलिमेंट्स प्लांट में ऐसे होते हैं जो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब है वो एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं। लाइक द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, दीज आर मोबाइल एलिमेंट्स। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल का मतलब है वो एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में नहीं चल सकते। एग्जाम्पल इज बोरॉन, एग्जाम्पल इज कैल्शियम, एग्जाम्पल इज आयरन। सो मेरे बच्चे एक प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पे आ जाएगा? वो डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, सम आर मोबाइल, सम आर इमोबाइल। मेरे बच्चे मोबिलिटी से क्या रिलेशन है मैं आपको दिखाऊंगा। अगर एक एलिमेंट मोबाइल है मेरे बच्चे, अगर एक एलिमेंट मोबाइल है तो याद रखना डेफिशिएंसी सिम्टम, सिम्टम आएगा ओल्डर लीफ पे, ठीक है। लेकिन अगर एक एसेंशियल एलिमेंट इमोबाइल है तो डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ आ जाएगा? डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा यंगर लीफ के ऊपर। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, एक प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पे आ जाएगा? वो डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ दैट एसेंशियल एलिमेंट। इफ द एसेंशियल एलिमेंट इज मोबाइल, मैंने आपको कहा कौन सा मोबाइल है, सो द डेफिशिएंसी सिम्टम विल अपीयर ऑन द ओल्डर लीफ। अगर इमोबाइल है तो डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा यंगर लीफ पे। इनका मैं लॉजिक दिखाऊंगा और इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर में वाइंड अप करूंगा। एक प्लांट है, इस प्लांट में लीव्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एक्रोपीटल ऑर्डर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक्रोपीटल ऑर्डर पता है, यंगेस्ट एट द टिप, ओल्डेस्ट एट द बेस। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे इस प्लांट को पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ गई। मेरे बच्चे पोटेशियम आपको पता है मोबाइल एलिमेंट होता है। नाउ ओल्डर लीफ में भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ गई, यंगर लीफ में भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ गई। मेरे बच्चे जब इस प्लांट को पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ गई, पोटेशियम एक मोबाइल एलिमेंट है, सो क्या हो जाएगा? ऊपर भी डेफिशिएंसी, इसको भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओल्डर लीफ के पास थोड़ा सा पोटेशियम स्टोर होगा। तो मेरे बच्चे क्या होगा? जब इस प्लांट में पोटेशियम की डेफिशिएंसी आएगी, सो ओल्डर लीफ जो है ये इस पोटेशियम को सप्लाई करेगा। इट विल प्रोवाइड, इट इज रिजर्व्ड पोटेशियम या स्टोर जो पोटेशियम है, तो ये उस स्टोरेज वाले पोटेशियम को प्रोवाइड करेगा यंगर लीफ के ऊपर, ठीक है। चूंकि सॉइल में पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, ओल्डर लीफ को पता था शायद थोड़े टाइम के बाद पोटेशियम फिर से आएगा, लेकिन अगर पोटेशियम अवेलेबल नहीं हुआ तो पहली डेफिशिएंसी ओल्डर लीफ पे आ जाएगी, क्योंकि इसका पोटेशियम खत्म हो गया, इसने पोटेशियम यंगर लीफ को दिया। और पोटेशियम इसलिए दिया, पोटेशियम ट्रैवल कर सकता है बिकॉज पोटेशियम इज अ मोबाइल एलिमेंट। सो इन केस ऑफ मोबाइल एलिमेंट deficiency symptom will appear on the older leaf। तो मेरे बच्चे अब एक इमोबाइल एलिमेंट की बात करते हैं। लेट अस डिस्कस द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम एक इमोबाइल एलिमेंट है। नाउ कैल्शियम की डेफिशिएंसी इस प्लांट को आ गई मेरे बच्चे, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई। ओल्डर लीफ को भी डेफिशिएंसी है, यंगर लीफ को भी डेफिशिएंसी है। तो दोनों में से पहले कैल्शियम ओल्डर लीफ को खत्म हो जाएगा, बिकॉज ओल्डर लीफ के पास कैल्शियम स्टोर नहीं होगा। सो क्या हो जाएगा बेटा? ये ओल्डर लीफ जो है, ओल्डर लीफ कोशिश करेगा यंगर लीफ को कैल्शियम प्रोवाइड करने की, बट कैल्शियम इज एन इमोबाइल एलिमेंट,
सो अगर एक एलिमेंट इमोबाइल है तो डेफिशिएंसी सिम्टम यंगर लीफ पे आ जाएगा, न कि ओल्डर लीफ के पास, क्योंकि यंगर लीफ जो है इसके पास कैल्शियम नहीं है, ओल्डर लीफ के पास कैल्शियम स्टोर है। सो मोबाइल एलिमेंट अगर है, डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्डर लीफ को आ जाएगा, और अगर एक एलिमेंट इमोबाइल है तो डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ आ जाएगा बेटा, इमोबाइल की टाइप डेफिशिएंसी सिम्टम यंगर लीफ के ऊपर आ जाएगा।